हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन फॉर कल पर। अब तक हम सेल और कोशिकाओं के बारे में काफ़ी डीपली तरीके से चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट 4, ये आज का सेल यानी कोशिका का लास्ट टॉपिक है। मैंने आपको पूरा सेशन इस प्रकार कराया है कि शायद ही आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। आज हम इसका कोशिका का हमारा अंतिम भाग चलेगा, जिसमें हम प्रारंभ करते हैं सीलिया और फ्लैजेला से। ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला है क्या? सीलिया और फ्लैजेला, देखो, शरीर में जो कोशिका है, कोशिका को गति करने के लिए हमें सीलिया और फ्लैजेला की ज़रूरत पड़ती है। तो ये किन में पाई जाती है? ओनली एनिमल में, ओनली एनिमल में। पादप में तो होती नहीं है। आपने ऐसा तो नहीं देखा है कि पादप पेड़ खड़ा है, आप 5 साल बाद आए तो पेड़ कहीं और पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। तो कोशिका जो है शरीर में, वो गति को प्रदान करने के लिए हमें सीलिया और फ्लैजेला की आवश्यकता पड़ती है। सीलिया और फ्लैजेला को मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं, जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, ये केंद्रक है, तो बाहर जो बाल नुमा एक संरचना होती है उसी को सीलिया और फ्लैजेला कहते हैं। जो बड़े बाल को हम क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। ठीक है, बड़े बालों को हम क्या बोलेंगे? बड़े बालों को हम बोलते हैं फ्लैजेला। ठीक है, और छोटे वाले बालों को हम क्या बोलेंगे? सीलिया। ठीक है, छोटे बाल, छोटे बाल, इनको बोलेंगे सीलिया। ठीक है, इसका काम क्या है? सीलिया और फ्लैजेला को गति प्रदान करना, गति प्रदान करना। किसको? कोशिका को, है ना। सेल को क्या गति प्रदान करना सीलिया और फ्लैजेला का कार्य है, और यह किसमें पाई जाती है? ओनली एनिमल में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लवक। लवक को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड, प्लास्टिड, है ना। ये कहाँ पाया जाता है लवक? ये ओनली प्लांट में पाया जाता है, ओनली प्लांट में। ठीक है, अब लवक भी हम, लवक जो है हमारा, ये भी 3 टाइप में पढ़ेंगे। ऐसे एक सेकेंड, इसको इस तरीके से लिख लो, लवक। अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं? प्रारूप देख रहे हैं। इसको 3 भागों में, एक तो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसे हम बोल देते हैं हरित लवक। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जिसे बोलते हैं अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। और तीसरा होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वर्णित लवक, वर्णित लवक। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, तो कहाँ कहाँ होती है? पत्ती, आपका तना, है ना, पत्ती या तना में। क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या है? भोजन निर्माण का, भोजन निर्माण। क्योंकि पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है आपका, इसका काम क्या है? ये कहाँ है? जड़ या मूल, मूल या जड़ कह सकते हो इसे। यहाँ क्या होता है? भोजन का संग्रहण होता है, संग्रह, जैसे भोजन को संग्रह करते हैं ना, तो भोजन का संग्रह कहते हैं इसे। भोजन का निर्माण हो गया क्लोरोप्लास्ट में, भोजन का संग्रह हो गया। अब क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? तो ये क्या करता है? रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है।
रंग प्रदान, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको समझाऊं, क्रोमोप्लास्ट के कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा है टमाटर, है ना, तो टमाटर का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? लाइकोपेन के कारण, लाइकोपेन के कारण। ठीक है। आपका गाजर हो गया, गाजर का लाल रंग क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। और आपका चुकंदर, चुकंदर चुकंदर का रंग क्यों होता है? तो बीटा नोन के कारण। ठीक है, बीटा नोन के कारण। तो ये तो थी हमारी आज की सेल टॉपिक में जो हम लास्ट बात कर रहे हैं। और फिर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा बस ये लास्ट चल रहा है सेल, और जिस किसी ने भी अगर पिछली वीडियो ना देखी हो तो मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा, जहाँ से जाके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और आपका सेल टॉपिक इतनी अच्छे से तैयार हो जाएगा कि इससे आने वाला एक भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। बस आपको क्या करना है, एक दो बार रिवीजन करना है, या आप अपने नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और हमें क्या पढ़ना है? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है। प्रोकैरियोटिक की इंग्लिश भी आप लिख लीजिए, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक की, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है क्या, इसको भी समझते हैं। प्रोकैरियोटिक को हम बोलते हैं आरंभिक कोशिका, आरंभिक कोशिका। ठीक है। और ये कैसी होती है? अविकसित, अविकसित। ठीक है। और इसमें क्या होता है? केवल मुख्य अंग होता है, केवल मुख्य अंग होता है। ठीक है। यूकैरियोटिक कैसी है? अब आप समझ गए कि ये अविकसित है, तो ये कैसी होगी? विकसित कोशिका, विकसित कोशिका। ठीक है। विकसित और अविकसित से इसमें मतलब क्या है? इसमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रक की अनुपस्थिति। ठीक है। और इसमें केंद्रक की, केंद्रक जो होता है वो विकसित होता है। केंद्रक मतलब अनुपस्थिति नहीं, केंद्रक होता है पर इतना विकसित नहीं होता। इसमें क्या होता है? केंद्रक विकसित होता है, विकसित होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो आपकी समझ में ना आई हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मैं सभी लोगों के कमेंट पढ़ूंगा। अगर कोई कमी रह रही हो, सेशन को ना किसी के समझ में आ रहा हो, तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक में जैसे एग्जाम्पल तौर पे समझें हम, तो नीले हरित शैवाल, नीले हरित शैवाल। ठीक है। इसमें तो ये आ जाते हैं। और यूकैरियोटिक में आपके एनिमल और प्लांट दोनों आ जाते हैं, एनिमल और प्लांट दोनों आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये विकसित होते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको एक डायग्राम के तरीके से समझाता हूँ, जिससे आपको समझने में और अच्छे से आसानी हो। ठीक है। थोड़ा गलत बन गया, एक सेकेंड। चलो पूरा ही हटा देते हैं, दोबारा बनाते हैं।
ठीक है। एक तरफ तो आप लिख लो, यहाँ पे लिख लो आप प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और एक तरफ आप डाल लो यूकैरियोटिक। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कैसी है? ये छोटी हैं, और यूकैरियोटिक बड़ी। ठीक है। केंद्रक विकसित होता है इसमें, केंद्रक विकसित होता है। ठीक है। इसमें केंद्रक विकसित नहीं होता। विकसित नहीं होता। ठीक है। अब मैंने बात की कि श्वसन, इसमें श्वसन कैसे होता है। तो अगर इसके श्वसन की बात करूं तो वो जीव द्रव्य से। किससे? जीव द्रव्य से। जीव द्रव्य जिस किसी ने भी पिछली वीडियो ना देखी हो तो मैंने बताया था जीव द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें 80% जल होता है, और जीव द्रव्य की खोजकर्ता पुरकिंजे थे। ठीक है। जीव द्रव्य को भी दो भागों में बांटा गया था, कोशिका द्रव्य और कोश केंद्र का द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य जो होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना, तो इसमें जो श्वसन का कार्य करता है वो साइटोप्लाज्म ही करता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक में जो जीव द्रव्य मैंने लिख दिया, लेकिन आप शॉर्ट में डाल सकते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। और यूकैरियोटिक में आपको पता ही है कि इसमें श्वसन जो करता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये किसका कार्य कर रहे हैं? श्वसन का, श्वसन। ठीक है। ये आपको पता चल रहा है यूकैरियोटिक में कौन कर रहा है और इसमें कौन कर रहा है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक में। ठीक है। यहाँ पर एक जो भित्ति, जैसे सेल्यूलोज के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसमें सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है इसमें, और इसमें पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है। इसमें 70S और 80S मैंने पढ़ा दिया आपको, आपने उसमें पढ़ा हो आपका राइबोसोम्स, जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और राइबोसोम्स के खोजकर्ता कौन थे? पैलाडे। ठीक है। तो उसमें सेडिमेंशन कॉफिशिएंट के लिए तो प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? देखो कॉमन क्या क्या है इन दोनों में। डीएनए मिलेगा दोनों में। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोनों में होगी, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। जो बीच वाला पार्ट में लिख रहा हूं ये दोनों में कॉमन है। ठीक है। राइबोसोम्स मिलेगा, राइबोसोम। ठीक है। आपको सीलिया मिलेगा, जो अभी मैंने आपको बताया था। फ्लैजिला मिलेगा, फ्लैजिला। ठीक है। इस तरीके से जितने भी पॉइंट बन सकते हैं मैंने सारे आपको एक छोटे से डायग्राम में समझाने की कोशिश की। जैसे अगर मैं और डीप में जाऊं या और डीप में, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। जैसे कि डीप में जाने के लिए इसकी कोशिका भित्ति कैसी होगी? पतली होगी। इसकी कैसी होगी? इसकी मोटी होगी, है ना। तो ऐसे बहुत से पॉइंट बन जाएंगे, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ उन्हीं की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे एक पॉइंट बन जाता है लाइसोसोम, तो प्रोकैरियोटिक में पादप कोशिका में अनुपस्थिति होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में जंतु कोशिका में उपस्थिति होती है। लाइसोसोम्स में आपको पढ़ा चुका हूँ, लाइसोसोम्स की खोज करता थे डी डुबे, और इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। और लाइसोसोम्स में आरबीसी नहीं होता। ठीक है। और आरबीसी के बारे में भी मैंने बताया था कि जिसका जीवन काल होता है 120 दिन का, और इसकी जो कब्र होती है वो स्प्लीन यानी पिलिया होती है। जिस किसी ने भी पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप सभी से मेरा अनुरोध है पिछली वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एग्जाम में अच्छे से
क्वेश्चन को कर पाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।